आज हम टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। विजय कृष्ण की ये बुक है, इंजरीज, मेडिको लीगल कंसीडरेशन एंड टाइप। इस चैप्टर में हम वूंड, ट्रॉमा, इंजरी एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजरीज कैसे होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम वूंड में, वूंड हीलिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी रिलेटिंग टू ऑफेंसेस और अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा हम सिंपल, ग्रीवियस और डेंजरस इंजरीज पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन इंजरीज की। सबसे पहले वूंड देखें तो ये डिफाइन होता है एज अ सॉल्यूशन ऑफ द नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ एनी ऑफ द टिश्यूज इन द लिविंग बॉडी। इंजरी विजिबल हो सकती है एक्सटर्नली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसा कि फैटल इंटरनल इंजरीज जो होती हैं वो इन्फ्लिक्ट हो सकती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इंजरी। डेफिनेशन में आ जाती हैं बर्न्स फ्रॉम द फायर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी वाली सारी, लेसरेशंस, ब्रूजेस इंटरनल ऑर्गन्स के, टिश्यूज़ के, और इफ़ेक्ट्स किसी कोरोसिव या सॉलिड अपॉन द बॉडी। तो इट आल्सो प्रिवेंट्स एनी पॉसिबल क्रिटिसिज्म अबाउट द स्किन बीइंग और नॉट बीइंग सीवियर्ड। डेफिनेशन आल्सो नहीं बनाती एनी रेफरेंस एज हाउ या फिर किस मीन्स से वो प्रोड्यूस हुई, और इसीलिए सिंपल है और जनरलाइज्ड है। वर्ड जो ट्रॉमा है वो जनरली अंडरस्टूड है, मतलब कि इंसल्ट टू द लिविंग टिश्यू। ये अप्लाई करता है एज वेल एज टू इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस। टर्म इंजरी जो है अंडर सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी डिनोट करती है कोई भी हार्म वट एवर इलीगली जो कॉज होता है टू एनी पर्सन ऑन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। इसमें टॉर्चरस एक्ट भी आ जाता है। कैरेक्टर्स इंजरी के कॉज्ड बाय सम मैकेनिकल फोर्स डिपेंड करते हैं नेचर एंड शेप उस वेपन की। इसके अलावा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेपन या उस इंस्ट्रूमेंट ने जब वो स्ट्राइक किया बॉडी को, तो उसमें कितनी एनर्जी थी। और नंबर 3 कि वेदर इन्फ्लिक्टेड ऑन अ मूविंग या फिर फिक्स्ड बॉडी पे वो लगा। इसके अलावा नेचर ऑफ टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व था, एरिया कौन सा था जिसके ऊपर फोर्स एक्ट की। वेल नोन फार्मूला जो है एफ फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम प्लस वी स्क्वायर, ये एप्लीकेबल है इन प्रोड्यूसिंग द वूंड, जहाँ पे एम जो है वो मास है और वी जो है वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की। ये क्लियर है फार्मूला से कि वेलोसिटी जो होती है ना ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट होती है देन द वेट ऑफ द वेपन यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई ब्रिक है वो प्रेस करते हैं हम अगेंस्ट द स्कल, तो वो माइनर अब्रेजन करवा देगी या कंट्यूजन कराती है, लेकिन वही ब्रिक को अगर हम फेंकें किसी जब हेड किसी वेलोसिटी में हो तो वो स्मैश कर देगा स्कल को। तो ये प्रिंसिपल जो है ना होल्ड करता है गुड नॉट ओनली इन रिलेशन टू द ब्लंट इंजरी बट आल्सो इन मिसाइल इंजरीज एंड स्टैब वुंड्स एक्सेट्रा। फर्दरमोर एरिया जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है वो बनाता है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कि डैमेज टू द टिश्यूज विल बी फार ग्रेटर इफ द नैरोअर एज ऑफ द ब्रिक इज अप्लाइड देन इफ द इम्पैक्ट इज फ्रॉम द फ्लैट सर्फेस। यानी वेपन देखें तो वेराइटी ऑफ द आर्टिकल्स दैट मे बी पुट to use as weapon is of course without limit. It may be described as any article made or adapted for use for causing injury to person or intended by person having it with him for such use by him. Section 324 से IPC describe करता है dangerous weapon as any instrument used for shooting, stabbing or cutting or for offense and likely to cause death. Was the wound inflicted during life or after death? वो केसेस जिनमें डेथ होती है फिजिकल वायलेंस से, तो एक मेजर पॉइंट होता है टू बी डिटरमाइंड कि वेदर इंजरी जो है वो इन्फ्लिक्ट मरने से पहले हुई इंट्राविटाम या फिर आफ्टर द डेथ हुई पोस्टमार्टम। तो मेन पॉइंट्स जो है वो टू डिटरमाइन द एंटीमॉर्टम या पोस्टमार्टम नेचर ऑफ वुंड वो टेबल 13.1 में है। यहाँ पे देख लें पहले हेमरेज एक्सटर्नली एंड इनटू द टिश्यूज़, उसमें हम देखते हैं रिट्रैक्शन हुई है एजिस की ऑफ द वुंड, और तीसरा हम साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन या रिपेयर देखते हैं। ये 3 चीज़ें, हेमरेज, रिट्रैक्शन और इन्फ्लामेशन। अगर इस टेबल को हम पहले अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे दिखाया गया कि हेमरेज जो एंटीमॉर्टम वुंड होते हैं उनमें ज़्यादा कॉपियस अमाउंट ऑफ होती है, ठीक है, और उसमें ना आर्टीरियल स्पर्टिंग हमें मिलती है। लेकिन अगर मरने के बाद किसी को हेमरेज हो रही है तो वो बहुत ही कम होती है या नहीं होती। अब वुंड के एजेस देखें तो जो मरने के पहले जो है वो अगर वुंड ज़िंदा में होते हैं तो स्वॉलन होंगे, इवर्ट हुए होंगे बाहर की तरफ और रिट्रैक्टेड होंगे, सिवाय वो जो नेक और स्क्रोटम पे हों, उनमें एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। लेकिन पोस्टमार्टम जो वुंड एजेस होंगे वो कभी भी स्वॉलन नहीं होंगे या रिट्रैक्टेड नहीं होंगे, लेकिन ये अपोज्ड होंगे टू ईच अदर अनलेस इन्फ्लिक्टेड विथ अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ डेथ, जब मसल्स जो है वो रिमेन स्टिल कॉन्ट्रैक्टाइल।
एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड की बात करें तो एंटीमोर्टम में एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड जो है वो एक्सटेंसिवली इनफिल्ट्रेट करता है इन एंड अराउंड द इंजर्ड एरिया विथ स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू होती है जो कि रेजिस्ट करेगी वॉशिंग को। और पोस्टमार्टम में एक्स्ट्रावेजेशन नहीं होती और इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू भी, कोई भी स्टेनिंग इंजर्ड टिश्यू की नहीं होती, इफ़ एट ऑल प्रेजेंट विल बी ईजीली वॉशेबल होगी। ब्लड क्लॉट देखें तो मरने से पहले वाले में जो कोएगुलेटेड ब्लड जो है ना वो नोटिस किया जाता है इन एंड अराउंड द इंजर्ड टिश्यू। क्लॉट लैमिनेटेड होता है और फर्मली अडेरेंट होता है टू द लाइनिंग एंडोथेलियम, और उसमें जो है ब्लड यूजुअली क्लॉट नहीं होगा। क्लॉट जो है अगर फाउंड भी होगा तो वो नॉन लैमिनेटेड होगा, नॉन, और वीकली अडेरेंट होगा टू द लाइनिंग एंडोथेलियम, यानी उससे लगा नहीं होगा, वीकली। क्लॉट रबरी होगा एंटीमोर्टम में और फर्म होगा। ऑन बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम द वेसल इट विल कम आउट लाइक अ हॉर्स टेल बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, मतलब उसकी तरह से वो निकल आएगा। लेकिन जो मरने के बाद वाला जो क्लॉट होगा वो नरम सा और फ्राइएबल होगा, ठीक है। और जब वो पुल आउट होगा ना तो वो इनवेरिएबली टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें एब्सेंस होती है इलास्टिसिटी की, इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा। और एंटीमोर्टम में ना जो सरफेस होता है ना वो शो करता है अपेरेंट लाइन्स ऑफ जाहन। ये लाइंस ना बनती हैं बाय अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लाइट स्टेनिंग एग्रीगेटेड प्लेटिलेट्स admixed with fibrin meshwork and dark staining लेयर ऑफ रेड सेल्स। यानी ये जो लाइन ऑफ जहन्स बनती है ना एंटीमोर्टम में, जिंदा में, तो ना उसमें होता ये है कि ना एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद अल्टरनेट उसमें ना डार्क स्टेनिंग लेयर होती है रेड सेल्स की, इस तरह से ना लाइन्स ऑफ जहन बनती है। लेकिन पोस्टमार्टम में सरफेस शो करता है येलो चिकन फैट अपीयरेंस होती है एसोसिएटेड ओकेजन थ्रू सेपरेशन ऑफ द प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइड कवरिंग द अंडरलाइंग डार्क रेड सेल कॉन्स्टिट्यूएंट करंट जेली बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन आफ्टर द डेथ। प्लाज्मा भी अलग हो जाता है इसमें, ल्यूकोसाइड भी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना करंट जेली टाइप अपीयरेंस अपीयर होती है, क्योंकि ना सेडिमेंटेशन हुई होती है। उसमें माइक्रोस्कोपिकली ये कंपोज होता है फिब्रिन का, प्लेटिलेट्स का, आरबीसी का। ब्लड क्लॉट की बात हो रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम है उसमें बस फिब्रिन और आरबीसी होंगे, ठीक है, प्लेटिलेट्स नहीं है। अब वाइटल रिएक्शन भी हम देते हैं तो जिंदा में जो है ना इन्फ्लामेशन के साइन हमें मिलते हैं, रिपेयर भी डिमॉन्स्ट्रेट होता है, डिपेंड करता है एज ऑफ द वोंड पे, ठीक है। एंटीमोर्टम जो ब्रूजेस होते हैं वो कलर चेंजेस भी शो करता है, लेकिन मरने के बाद जो है कोई भी साइन इन्फ्लामेशन का या रिपेयर का नहीं होता। पोस्टमार्टम ब्रूजेस में भी कलर चेंजेस नहीं होते, ये याद रखें। माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे तो ल्यूकोसाइटिक एमिग्रेशन एप्रिशिएबल होती है इन द सराउंडिंग टिश्यू एज टू द एज, यानी न्यूट्रोफिल जो है हमें पता है 6 से 24 घंटे में जाते हैं इन्फ्लामेशन साइड पे, तो इमिग्रेशन होती है। लेकिन उसमें जो है पोस्टमार्टम में वेसल डिस्टेंड होती है और पोस्टमार्टम क्लॉट विदाउट शोइंग एनी सेल आउटसाइड द वेसल वाल। इसमें जाहिर सी बात है इमिग्रेशन कैसे होगी, इन्फ्लामेशन ही नहीं हुई। एंजाइम स्टो केमिस्ट्री देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज पॉजिटिव मिलेगा हमें पहले घंटे में, अमीनो पेप्टाइडेज पॉजिटिव 2 घंटों में, एसिड फॉस्फेटेज भी हमें 4 घंटों में पॉजिटिव मिलेगा, अल्कालाइन फॉस्फेटेज भी हमें 8 घंटों में पॉजिटिव मिलता है। लेकिन ज़ाहिर है मरने के बाद कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है। वूंड बायोकेमिस्ट्री सेरोटोनिन पीक विद इन अबाउट 10 मिनट्स में हमें मिलेगी, और फ्री हिस्टामीन पीक हमें 20 से 30 मिनट में मिलेगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे कुछ लिखा है कि वाइटैलिटी ऑफ द वूंड इन डीकम्पोजिंग बॉडीज एंड बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम द वाटर नीड केयरफुल इवेल्यूएशन, ठीक है। डीकम्पोजिंग वाली और जो पानी से हमें मिलती है, जो डीकम्पोजिंग बॉडी होती है ना वहाँ वो एसोसिएट होती है कलर एंड अदर चेंजेस इन द टिश्यूज। वूंड नीड टू बी एक्सप्लोर्ड टू डिस्क्लोज द एविडेंस ऑफ इनफिल्ट्रेटेड ब्लड इन टू द टिश्यूज दैट टेंड टू परसिस्ट। जो बॉडीज़ वाटर से हमें मिलती हैं तो वोंड जो है ना थ्रू दो इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब पहले ज़िंदा था फिर उसको वोंड हुआ, तो वो वोंड पेल हो जाएगा और लूज़ करेगा एंड लूज द एक्सपेक्टेड रेड वाइटल रिएक्शन बिकॉज द ब्लड इज़ ग्रेजुअली leached out of the wound by the water over time and the area will appear bloodless, making the differentiation difficult on the basis of surface appearance. फैक्टर जो हमें हेल्प करेंगे डिफरेंशिएशन एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम वोंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस में, उसमें हम हेमरेज देखेंगे जो वोंड के ट्रैक के अराउंड है, लोकेशन, नेचर और पैटर्न वोंड की इंजरीज का, वोंड का और इंजरी का देखेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे या इनकॉन्ग्रुएंसी इन द लाइट ऑफ अदर ऑटोप्सी फाइंडिंग, सीन फाइंडिंग एंड टर्मिनल। अब देखिए हेमरेज की बात करें तो ये हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा या लेस कॉपियस हेमरेज होती है इन ऑल वूंड्स ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपेक्ट ओकेजनली व्हेन द विक्टिम डाई इमीडिएटली फ्रॉम अ फैटल इंजरी एंड शॉक। कॉपियस का मतलब है प्रोफ्यूज, मतलब एबेंडेंट, ठीक है। तो वो ज़्यादा या कम कॉपियस हेमरेज होगी सारे वूंड्स में जो इन्फ्लिक्ट होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, सिवाय जो ओकेजनली जब मतलब विक्टिम मर गया हो इमीडिएटली फ्रॉम द फैटल इंजरी या शॉक की वजह से, तो उसमें नहीं होगी, ठीक है। जो इफ्यूज ब्लड होता है ना वो फोर्स होता है इनटू द टिश्यू इन द विसिनिटी ऑफ द वूंड एंड इज़ फाउंड
इनफिल्ट्रेटेड इनटू द सेलुलर और मस्कुलर टिश्यू में वो ब्लड चला जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली स्टेनिंग, हमारे जो एजेस होंगे ना उस वूंड की, उसकी स्टेनिंग होगी और नेबरिंग टिश्यू भी स्टेन हो गए होंगे। इन अ वूंड जो मरने के बाद हुआ हो, तो इवन जब बॉडी स्टिल वार्म है तो ये फीचर फार लेस प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। इट वुड बी फेयर टू से दैट द क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस्ट उसमें जो होगी ना वो असिस्ट करेगी इन डिटरमाइनिंग द एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम। मतलब हमने क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस को नोट करना है ओरिजिन ऑफ द वूंड, ठीक है। जब बॉडी मूव की जाती है और सारे जो मार्क्स होते हैं ब्लड के इफेस्ड होते हैं बाय सम मीन्स और द अदर, रूल्स ऑफ दिस काइंड में इनवाइट फर्दर स्क्रूटिनी। एक और मार्कर जो हेल्प करता है इन असेसिंग द एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम नेचर ऑफ ब्लड को, वो होता है एग्जामिनेशन ब्लड क्लॉट की एट द सीन, ठीक है। हमने ब्लड क्लॉट देखना है। एंटीमॉर्टम जो ब्लीडिंग है ना वो कॉज कराती है कोगुलेशन, जब ब्लड पार्टली मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द सीरम। हमें पता है क्लॉट बनता है। क्लॉट जो है वो टेकन आउट होता है इन मैसेस फ्रॉम द स्पॉट एंड द एरिया यूजुअली रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ फाइब्रिनस नेटवर्क ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। जो पोस्टमार्टम सॉलिडिफिकेशन है, पोस्टमार्टम सॉलिडिफिकेशन होती है विदाउट प्रॉपर कोएगुलेटिव चेंज ऑन द रिमूवल फ्रॉम द स्पॉट। इट डज नॉट लीव द इम्प्रेशन ऑफ फिब्रिनस। इसमें फिब्रिनस नेटवर्क का इम्प्रेशन हमें नहीं मिलेगा, ये फ़र्क है। फर्दरमोर जो ब्लड जो फ्यूज होता है ना ड्यूरिंग द लाइफ वो सेपरेट होता है इनटू द स्केल्स ऑन ड्राइंग, वेयरएज जो ब्लड जो दैट इज़ फ्लोड आफ्टर द डेथ टेंड टू ब्रेक इनटू द पाउडर ऑन ड्राइंग। मतलब वो पाउडर बन जाता है जबकि वो जो स्केल्स बन जाएगा लिविंग वाला, ये भी फ़र्क है। क्लॉटिंग जो होती है ना ब्लड की वो 5 से 10 मिनट में नॉर्मली हो जाती है। देयरफॉर ब्लड क्लॉट ऑफ ब्लड जो है वो हमें मिलेंगे इन द वूंड एंड इन द टिश्यूज़ एंड इन द एरिया एडजेसेंट टू द बॉडी। हाउएवर ब्लीडिंग इन द प्लूरल कैविटी जो है, क्योंकि वो रैपिड डिफिब्रिनेशन होती है उसकी वजह से ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लंग्स डज नॉट यूजुअली शो क्लॉटिंग, वहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। There has been some controversy about the condition that lead to the fluidity of the blood after the death in certain cases. ऑब्जर्वेशन जो ऑब्टेन हुई फ्रॉम इन विट्रो एंड मॉर्चुरो इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, प्रोवाइड करती हैं समरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सी लाइवर मोर्टिस, वो टॉपिक देखें पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस में इन चैप्टर 4, डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, फोरेंसिक थैनाटोलॉजी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ ब्लड। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द फेवर ऑफ एंटीमॉर्टम प्रोसेस। देखिए स्प्राउटिंग जो है ना वो प्रेजेंट होती है ऑन द बॉडी, क्लोथिंग या फिर विसिनिटी में, लेकिन स्प्रेइंग ऑफ द ब्लड बाय स्विंगिंग अ ब्लड कवर्ड वेपन or splashing out of a wound by repeated blows etc. should also be kept in mind. क्रिश्चियंस एक्सपेरिमेंट ने लीड किया टू द कंक्लूजन के मतलब सीवियर ब्लोज इन्फ्लिक्ट होते हैं ऑन अ बॉडी रिसेंटली डेड प्रोड्यूस नो ग्रेटर डिग्री ऑफ इकाइमोसिस और कुटेनियस डिस्कलरेशन देन द स्लाइट ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन द लिविंग। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन ऑफ वूंड एजेस। ये हमने कहा दूसरा फैक्टर होता है। देखिए ड्यूरिंग लाइफ हेल्दी स्किन जो है ना वो स्लाइटली ऑन द स्ट्रेच पे एंड सो आर द मसल्स इन अ कंडीशन ऑफ टोन में होते हैं, हमें पता है। तो ये कॉज कराएगा वूंड्स को टू गैप, लेकिन ये इलास्टिसिटी जो ना सीज नहीं होती एट द मोमेंट ऑफ द डेथ एंड द मसल आल्सो रिटेन करते हैं टोन फॉर सम टाइम आफ्टर द डेथ। तो इसीलिए स्किन के जो वूंड्स होते हैं इनफेक्ट बिफोर या शॉर्टली आफ्टर द डेथ वो रिट्रैक्ट करेंगे। दो द डिग्री ऑफ जो गैपिंग है ना वो वेरी कर सकती है डिग्री एंड मे बी अप्रिशिएटेड बाय एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन और रिपेयर वाले पॉइंट पे आए तो देयर इज साइन ऑफ वाइटल रिएक्शन एंड विल डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ सर्वाइवेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर द इन्फ्लिक्शन ऑफ अ वूंड। अगर विसिनिटी ऑफ द वूंड शो कर रही है स्वेलिंग, वहाँ पे एक्स्ट्रावाइजेशन लिम्फ ब्लड हो रही है, अडेजन हो रही है जिसकी एक्सेट्रा, इट नॉट ओनली इंडिकेट कि वूंड वॉज इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग लाइफ, लेकिन आल्सो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि टाइम ऑफ इट्स इन्फ्लिक्शन का। अगर वूंड इन्फेक्ट हो गया है तो पस मिलेगा हमें आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 36 आवर्स के बाद। वंस इन्फेक्शन सुपरवीन हो जाता है तो हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी और ये इम्पॉसिबल होगा टू डिटरमाइन द एज ऑफ द वूंड विथ एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है वूंड हीलिंग। क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ द वूंड जो है वो रेज होते हैं अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस सो एज टू मैच द कंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी इन देयर सस्टेनिंग या इन्फ्लिक्शन एज पर अकाउंट गिवन बाय द विक्टिम या साइलेंट। ये भी असेस हो सकता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ द वूंड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी केप्ट इन माइंड कि हीलिंग जो है ना वो डिस्टिंक्ट
नहीं है, सीरीज़ नहीं है ऑफ इवेंट्स, लेकिन ये कंसर्ट ऑफ सिमल्टेनियसली अकरिंग प्रोसेस होता है, सम ऑफ विच में कंटिन्यू फॉर वीक या महीनों तक आफ्टर द फिजिकल इंटेग्रिटी ऑफ द वुंडेड टिश्यू हैज़ बीन रीएस्टेब्लिश्ड। कुछ आइडिया अबाउट द वेरियस चेंजेस एंड देयर टाइमिंग्स कैन बी obtained from the following description. Here I would like to describe briefly the healing of the skin wound, a process involving both epithelial regeneration and the formation of connective tissue scar. तो सबसे पहले हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन देखें, प्राइमरी यूनियन। देखिए मेरा सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है ना वोंड रिपेयर की, वो है हीलिंग ऑफ अ क्लीन सर्जिकल इंसीजन अप्रोक्सीमेटेड बाय सर्जिकल सूचर्स with minimal loss of the tissue and the repair occurring without significant bacterial contamination, मतलब उसमें कम होगी। एज मैंशन अर्लियर, हीलिंग स्टार्ट होती है वेरी अर्ली जब प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन सेट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ना 3 मेजर कंपोनेंट्स का होता है। अल्टरनेशंस इन द वास्कुलर कैलिबर दैट लीड टू द फोकल इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, यानी वैसोडाइलेशन होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं माइक्रोवास्कुलेचर में जो परमिट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को कि वो सर्कुलेशन को लीव करे, और फिर एमिग्रेशन होती है ल्यूकोसाइट्स की फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन और अक्यूमुलेट होते हैं फोकस ऑफ इंजरी में। तो ये कंपोनेंट अकाउंट करते हैं अर्लीस्ट ट्रिपल रिस्पॉन्स फॉलोइंग द इंजरी, यानी हीट, कैलर, रेडनेस, रूबर, स्वेलिंग, ट्यूमर। वेरियस इवेंट्स जो है वो समराइज है यहाँ पे। फ्रेश देखें, ब्लीडिंग में स्टिल बी प्रेजेंट या फिर फ्रेश सॉफ्ट क्लॉट हमें मिलेगा एट द साइड, उसके मार्जिन स्वॉलन होंगे, रेड होंगे, टेंडर होंगे। 12 से 24 घंटे के बाद ना हमें मार्जिन जो है स्वॉलन और रेड मिलेंगे, ब्लड का क्लॉट और जो लिम्फ वो ड्राई अप हो चुका होगा। हिस्टोलॉजिकली हमें ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी मिलेगी। एमिग्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स की जो आइडेंटिटी है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंसाइटिंग स्टिमुलस एंड आल्सो चेंजेस इन द इन्फ्लामेटरी साइट एजेस। इसमें भी मोस्ट फॉर्म में जो अक्यूट इन्फ्लामेशन उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादातर होते हैं पहले 6 to 24 आवर में, और उसके बाद मोनोसाइट 24 से 48 आवर में आते हैं। इन एडिशन न्यूट्रोफिल रादर शॉर्ट लिव होते हैं, तो उनमें अपोप्टोसिस होती है और 24 से 48 आवर आफ्टर एग्जिटिंग द ब्लड स्ट्रीम, वाइल मोनोसाइट्स जो होते हैं ना वो उनकी मतलब लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, सर्वाइव करते हैं सब्सटेंशियली लॉन्गर एंड मे परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स एज टिश्यू मैक्रोफेजेस, ठीक है। 8 आवर्स ऑफ इंजरी एंड 24 से 48 आवर्स के बाद ना एपिथेलियल सेल्स ना फ्रॉम द बोथ एजेस वो माइग्रेट करेंगे और वो प्रोलिफरेट करते हैं अलोंग द डर्मिस एपिथेलियल सेल्स, और वो मीटिंग होगी उनकी मिड लाइन में बीनीथ द सरफेस स्कैप के नीचे, यील्डिंग अ कंटिन्यूस बट थिन एपिथेलियल लेयर बनेगी। डोमिनेंस मोनोसाइट्स की ड्यूरिंग दिस पीरियड भी एग्जिबिट हुई है एज मेंशन अबव। 2 to 3 दिन के बाद न्यूट्रोफिल्स लार्जली रिप्लेस होंगे मैक्रोफेज से, और ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है वो इन्वेड करता है इंसीजनल स्पेस को। ग्रेन्युलेशन टिश्यू ना एक इमेच्योर हाईली वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ग्रॉस एग्जामिनेशन पे हमें ग्रेन्युलर अपीयर होता है, इसलिए हमने इसका नाम ये रखा है। कोलेजन फाइबर भी इसमें हमें एविडेंट होंगे इन द मार्जिन ऑफ द इंसीजन, बट एट फर्स्ट दीज आर वर्टिकली ओरिएंटेड एंड डू नॉट ब्रिज द इंसीजन वर्टिकली, ठीक है। एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन कंटिन्यू रहेगी और यील्ड करेगी थिकन्ड एपिडर्मल कवरिंग लेयर। 4 से 5 दिनों के बाद ना नियो वास्कुलराइजेशन रीच करेगी पीक में, और एज द ग्रेन्युलेशन टिश्यू फिल्स द इंसीजनल स्पेस, कोलेजन फाइबर्स बिकम मोर अबंडेंट एंड बिगिन टू ब्रिज द इंसीजनल गैप। और जब हफ्ता हो जाएगा तकरीबन तो एपिडर्मिस रिकवर करेगी अपनी नॉर्मल थिकनेस को, और डिफरेंशिएशन होगी ऑफ सरफेस सेल्स, यील्ड करेगा मैच्योर एपिडर्मल आर्किटेक्चर, सॉफ्ट रेडिश स्कार पीछे रह जाएगा। अब दूसरा है हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन यानी सेकेंडरी यूनियन। जब सेल या टिश्यू ना लॉस कर जाता है या फिर मोर एक्सटेंसिव, मतलब उनमें ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉस होता है सेल या टिश्यू में, एज इन द इन्फ्लामेटरी अल्सरेशन एब्सेस फॉर्मेशन में जैसा होता है या लार्ज वोन्स में होता है, तो रिपेरेटिव प्रोसेस ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन में रीजनरेशन पैरेन्काइमल सेल्स के अलोन जो है वो रीस्टोर नहीं कर सकते ओरिजिनल आर्किटेक्चर को, जिसके नतीजे में एक्सटेंसिव इन ग्रोथ ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू होगी फ्रॉम द वूंड मार्जिन्स, फॉलोड इन टाइम बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड स्कारिंग भी होगी। तो ये फॉर्म जो है ना हीलिंग का, इसको हम सेकेंडरी यूनियन ऑफ हीलिंग कहते हैं बाय सेकेंड इंटेंशन। सेकेंडरी हीलिंग डिफर करती है प्राइमरी हीलिंग से इन द सेवरल रेस्पेक्ट। देखिए इसमें लार्ज टिश्यू डिफेक्ट इंट्रिंसिकली हैव अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस, एक्सुडेट होता है, फिब्रिन होता है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ज़्यादा इंटेंस होता है विद ग्रेटर पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी इन्फ्लामेशन मेडिएटेड इंजरी। मतलब इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही थी कि उससे सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी मेडिएटेड इंजरी भी हो सकती है। मच लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रेन्युलर टिश्यू बनेगा इसमें,
Larger defect accrue a greater volume of granulation tissue to fill the gap in the stromal architecture and provide underlying framework for regrowth of the tissue epithelium. Greater volume of granular tissue generally result करेगा greater mass of scar tissue. ठीक है. नेक्स्ट है हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर. देखिए फ्रैक्चर एक कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन. ऑल्दो डिस्टिंक्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है इन मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर, cases of fatigue fracture and of the pathological fracture may not show such history. In case of malicious injuries, accurate account of any incident may be deliberately withheld. A fracture is no more than a wound of the bone and as such is subject to same principles of healing that are applicable to all tissue. मतलब उसी तरह की होगी. ये इसलिए एविडेंट है कि ऑर्थोपेडिशियन डीलिंग विद फ्रैक्चर नीड फर्स्ट बी अ फिजियोलॉजिस्ट एंड अ क्लिनिशियन एंड देन ओनली कारपेंटर एंड एन इंजीनियर. डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर. प्रेजेंस फ्रैक्चर की नियरली ऑलवेज इन्फर होती है फ्रॉम द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन से. हाउएवर क्लिनिकल एविडेंस जो है वो कंफर्म होना चाहिए या रिफटेड होना चाहिए बाय रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. कुछ फेयरली कॉन्स्टेंट साइन जो होते हैं फ्रैक्चर के जो अराउज होते हैं ऑन सस्पिशन, उसमें लोकल स्वेलिंग हमें मिलती है, लोकल टेंडरनेस, विजिबल या पाल्पेबल डिफॉर्मिटी होती है और इम्पेयरमेंट हो जाती है फंक्शन की. अ कपल ऑफ मोर कार्डिनल साइन फॉलोइंग है. एबनॉर्मल मोबिलिटी होती है बिटवीन द फ्रेगमेंट्स, क्रेपिटस या ग्रेटिंग होती है जब इंजर्ड पार्ट हम मूव करते हैं. डिपेंड करता है अपॉन द कम्युनिकेशन ऑफ अ फ्रैक्चर विद द इन्वायरमेंट. इट मे बी क्लोज फ्रैक्चर भी हो सकता है जहाँ पे मतलब स्किन इंटैक्ट होती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रैक्चर को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और दूसरा ओपन फ्रैक्चर होता है जहाँ पे स्किन ओवर द फ्रैक्चर साइड भी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ओपन होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से विथ एवरी चांस फॉर कंटेमिनेशन. इसमें ज़्यादा होता है कंटेमिनेशन. स्टेजेस ऑफ हीलिंग देखें. फ्रैक्चर की हीलिंग प्रोसीड करती है थ्रू नंबर ऑफ ओवरलैपिंग स्टेजेस अनटिल के बोन जो है वो कंसोलिडेट हो जाए. इट मे बी केप्ट इन माइंड के पैटर्न हीलिंग जो है ना कॉन्स्टेंट नहीं होता सारी बोन्स के लिए और सारे सर्कमस्टांसिस में. रिपेयर ट्यूबुलर बोन का शो करता है स्ट्राइकिंग डिफरेंस फ्रॉम रिपेयर ऑफ अ कैंसिलस बोन. फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी प्रोसेस जो होता है ना हीलिंग का इन अ ट्यूबुलर बोन फ्रैक्चर वो कंसिडर होता है अकरिंग इन द फॉलोइंग स्टेजेस. फिगर देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है स्टेजेस ऑफ हीलिंग. इसमें यहाँ पे देखें ये लिविंग बोन है, ठीक है, ये पेरियोस्टियम है उसका, ये मसल है उसके ऊपर, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बना है, ये डेड या इस्केमिक बोन है, ठीक है, साइड पे. इस वाले में जो है स्टेज 2 आ जाता है जिसमें ये यही ब्लड क्लॉट है लेकिन यहाँ पे एंडोस्टियल सेलुलर प्रोलिफरेशन हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे सब पेरियोस्टियल सेलुलर प्रोलिफरेशन हुई है यहाँ पेरियोस्टियम में, ठीक है. और यहाँ पे थर्ड स्टेज में यूँ होता है कि वूवन बोन है, ये डेड बोन रिजॉर्ब हो रही है और ये बोन का क्लॉट बन रहा है. स्टेजेस ऑफ हीमाटोमा फॉर्मेशन पे आते हैं. हीमाटोमा बनेगा बिटवीन एंड अराउंड द फ्रैक्चर सरफेसेस एंड अ रिंग ऑफ बोन इमीडिएटली एडजेसेंट टू द फ्रैक्चर एंड बिकम इस्केमिक ओवर अ वेरिएबल लेंथ. वो इस्केमिक हो जाता है ऐसा. सब पेरियोस्टल और एंडोस्टल प्रोलिफरेशन का स्टेज देखें तो प्रोलिफरेशन सेल्स की होती है डीप सरफेस ऑफ पेरियोस्टियम से. ये सेल्स प्रिकर्सर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के और ये सराउंड करते हैं हर फ्रेगमेंट फ्रैक्चर का. सिमिलरली सेल्स जो एंडोस्टियम से होते हैं आते हैं और बोन मैरो से वो भी प्रोलिफरेट करते हैं और वो भी मतलब गैप को भरने की कोशिश करते हैं. कैलस वाला जो स्टेज होता है ना वूवन बोन फॉर्मेशन, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन करते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन का और पॉलीसेकेराइड का जो फिर इम्प्रेग्नेट होगा कैल्शियम साल्ट्स के साथ और इमैच्योर बोन बनेगी. इस टर्म को हम कहते हैं वूवन बोन. मैस ऑफ द कैलस या फिर वूवन बोन विजिबल होती है इन द रेडियोग्राफी एंड इम्पार्ट द अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ यूनाइटिंग फ्रैक्चर. फिर आता है स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन. जो वूवन बोन होती है ना जो बनती है फ्रॉम द प्राइमरी कैलस यानी सॉफ्ट कैलस, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इनटू मोर मैच्योर बोन हार्ड कैलस. फिर आता है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग. जो न्यूली फॉर्म बोन बनती है ऑफन फॉर्म्स अ बल्बस कॉलर सराउंडिंग द बोन एंड ओब्लिटरेट्स द मेडुलरी कनाल. साइज ऑफ दिस बल्बस मैस वेरी करता है, डिपेंड करेगा फैक्टर्स पे जैसे कि एक्सटेंट ऑफ द हीमाटोमा और डिस्प्लेसमेंट फ्रेगमेंट्स की. बोन ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होती है अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रेस एंड एट द एक्सपेंस ऑफ सरप्लस बोन आउटसाइड द लाइन ऑफ स्ट्रेस. दिस इज कॉल्ड रीमॉडलिंग. बच्चों में रीमॉडलिंग आफ्टर द फ्रैक्चर यूजुअली सो परफेक्ट होती है कि मतलब साइट ऑफ फ्रैक्चर जो है ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है इन द रेडियोग्राफ.
हाउएवर जो बड़े होते हैं एडल्ट, उनमें रीमॉडलिंग यूजुअली फॉल्स शॉर्ट ऑफ दिस परफेक्शन, और जो साइट होती है फ्रैक्चर की वो यूजुअली परमानेंटली मार्क होती है बाय एन एरिया ऑफ थिकनेस, वहाँ पे हमें थिकनेस मिलती है। फिर सवाल है, हैज़ अ बोन एवर बीन फ्रैक्चर्ड? Fractures have many important bearings in relation to the medical jurisprudence. They may be result from गिरने की वजह से हो सकते हैं, ब्लंट या शार्प इम्पैक्ट की वजह से, या फिर वीकेंड बोन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है स्पॉन्टेनियस, जैसे ओल्ड एज में बोन्स जो है वो पोरस, फ्रेजाइल, ब्रिटल हो जाती है। क्रिमिनल केसेस में ना रिपोर्ट्स हमें मिली हैं जहाँ पे डिफेंस रेज्ड the contention of abnormal condition of bones, but the court have been of view that an assailant intending hurt has to take his victim as he finds him. Question है कि has a bone ever been fractured? May sometime be put to the expert in reference to the living body. It is well known that a bone seldom unites so evenly that the point of bony union is not indicated by a node or some irregularity, thickening, etc. कुछ बोन्स जैसे रेडियस, कॉलर बोन, टीबिया एक्सेट्रा वो वेल पाल्पेट हो सकती हैं एग्जामिनेशन पे। अदर जो है ना वो डिटेक्शन उनकी डिफ़िकल्ट होती है ऑन पाल्पेशन। एक्सरे एग्जामिनेशन ऑलवेज हम वारंट करते हैं टू लोकलाइज एन ओल्ड लेजन। हाउएवर जैसे स्कल होता है, थिंग्स मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज आर यूजुअली एक्सपेक्टेड। दिस इज़ वेल सब्सटेंशिएटेड बाय एन इंस्टेंट केस। विक्टिम 45-year-old मेल था, रिपोर्ट हुआ इमरजेंसी में विद हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट ऑन द हेड विद अ शार्प एज्ड वेपन। एग्जामिनेशन पे इंसाइज्ड वुंड जो 3.5 सेंटीमीटर का 0.75 सेंटीमीटर का हमें मिला राइट पेराइटल रीजन में। एक्सरे अंडरनीथ फ्रैक्चर वॉज प्रेजेंट। ऑन एक्सरे अंडरनीथ फ्रैक्चर वॉज प्रेजेंट, इसीलिए इंजरी जो है वो डिक्लेयर होती है एज अ ग्रीवियस बाय द एग्जामिनिंग डॉक्टर। हाउएवर 3 महीने के बाद ऑपोजिट पार्टी अप्रोच हुई टू द कोर्ट asserting that they had been falsely implicated in the case and requested for re-examination of the victim by a board of doctor. Board of doctor got conducted another X-ray जहाँ पे उनको कोई भी फ्रैक्चर नहीं मिला। Though surprisingly, yet one should not get alarmed at such findings of neo demonstration of the fracture in the X-ray after about 3 months, since repair of the fracture of the skull is usually attended with a very slight amount of callus, probably owing to absolute rest of the fragment. The edges of the fissured fracture are usually glued together within a week or are gradually smoothened within 3 to 4 weeks के अंदर, और ये यूनाइट हो जाते हैं, फॉर्मेशन होती है बोन की 2 से 3 महीनों के अंदर और मोर। Recalio in his studies of injured human skin noted the difference in the activity of various enzymes at the varying interval. Diminished activity may be demonstrated